हेलो, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है पर चर्चा कर बताना चाहूँगा, जिसका नाम है विशंबर दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यदि हम इस केस के बारे में स्टडी करें तो विशंबर दयाल विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 33। अब यदि हम देखें यह बात किस चीज़ पर आधारित है, तो इसमें बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। यदि व्यापार करते हैं तो फ्रीडम है गुड्स की उसमें, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19(1)(6), आर्टिकल 32, 162, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 301, 302 पर आधारित है। अब यदि हम इन आर्टिकलों के बारे में देखें तो आज जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 कहता है कि किसी स्वतंत्रता का अधिकार है कि कोई भी अपना व्यापार किसी प्रकार कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 32 कह रहा है कि यदि अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। आर्टिकल 162 कहता है कि व्यापार यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस पर किसी प्रकार का कोई जो है राज्य सरकार से संबंधित उस पर कोई भी राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार जहाँ पर बताया तो वो उस हिसाब से उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगा सकते हैं राज्य की। आर्टिकल 300A, फिर आर्टिकल 300A संपत्ति का, जैसे आपको पता है कि विधि के प्राधिकारी के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न करना। आर्टिकल 301 कह रहा है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और 302 कहता है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। तो इस प्रकार यहाँ पर इन आर्टिकलों के बारे में चर्चा की गई है। अब केस के फैक्ट देखें हम यदि, तो वाद जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम जो होता है, एसेंशियल जो वस्तु होती है उसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गेहूं का समर्थन मूल्य दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य अनुज्ञप्ति तथा जमाखोरी निर्बंधन आदेश 1976 एवं उत्तर प्रदेश उपारित तथा व्यापार विनियमन आदेश 1978 जारी किए, जिसके परिपालन हेतु राज्य सरकार ने टेली प्रिंटर से आदेश जारी करे। मतलब राज्य सरकार जो उत्तर प्रदेश है उन्होंने एक जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और वहाँ के जो लोकल निर्बंधन आदेश थे 1976 और विनिमय आदेश 1978 के तहत उन्होंने टेली प्रिंटर आदेश जारी किए कि थोक व्यापारी व कमीशन एजेंट जो है 250 क्विंटल व खेरची व्यापारी जो छोटे हैं 20 क्विंटल से अधिक गेहूं नहीं खरीद सकेंगे। फिर इन्होंने नहीं खरीद सकते, तो इस संबंध में जो पिटिशनर है उन्होंने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा राज्य से गेहूं उस समय क्रय कर महाराष्ट्र को भेजा, जिसे कि आगरा में विपणन निरीक्षण ने उतार लिया, वहाँ पर उसको जब्त कर लिया। उन्होंने सब जगह से गेहूँ खरीदा, लेकिन वहाँ आगरा पहुँचा महाराष्ट्र पहुँचा रहे थे, लेकिन आगरा में उसको जब्त कर लिया गया और अधिग्रहण गेहूँ समर्थन मूल्य का क्रय कर विक्रय की रकम सरकारी खजाने में जमा कर दी। पिटिशनर ने अनुच्छेद 32 के अधीन इसके अगेंस्ट फिर रिट पिटिशन लगाई थी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके सामने जो ट्रायल कोर्ट जिसको हम कहते हैं या उनका आदेश क्या रहा, तो वहाँ पर विचारणीय प्रश्न था कि नंबर 1 पहला तो था कि प्राधिकृत विधि के राज्य और उसके अधिकारी जनता के अधिकारों को हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दूसरा, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की भी सीमाएं हैं, उनकी भी कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं। नंबर 3 कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की स्वतंत्रता अत्यधिक नहीं है। अपनी मर्जी से कोई भी उस स्वतंत्रता के बाहर जाके काम नहीं कर सकता, उस पर प्रतिबंध उचित युक्त आधार पर लगाया जा सकता है। ये माननीय न्यायालय के सामने विचारणीय प्रश्न थे। लेकिन ट्रायल कोर्ट जो था, DM था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने इसका निर्णय क्या दिया, ये यदि हम देखें तो जिला मजिस्ट्रेट को व्यापार
व्यापारी ने आवेदन देकर निवेदन किया कि गेहूं न तो उत्तर प्रदेश से खरीदा है, न ही उत्तर प्रदेश में विक्रय करना है, क्योंकि मैंने गेहूं जो था यह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से ख़रीदा है और मेरे को यह गेहूं जो है महाराष्ट्र पहुंचाना था, इसलिए उत्तर प्रदेश वाला नियम मेरे पर लागू नहीं होता। मैंने यहाँ से नहीं खरीदा और उत्तर प्रदेश से नहीं खरीदा, न ही उत्तर प्रदेश में विक्रय किया कर रहा हूँ, अतः छोड़ा जावे। लेकिन मजिस्ट्रेट जो था ने अधिग्रहित गेहूं समर्थन मूल्य पर क्रय कर विक्रय की रकम शासकीय खजाने में जमा करने के आदेश दे दिए। याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट दायर कर टेलीप्रिंटिंग आदेश को अनुच्छेद 301, 19, 1, 6 तथा 14 के विपरीत बताते हुए चुनौती दे दी। अब ये आर्टिकल, जैसे आपको पता है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती है, तो वहाँ पर उन्होंने इसके संबंध में अपील कर दी और वहाँ याचिका लगी। तो वहाँ पर उनका माननीय न्यायालय के समक्ष निर्णय ये रहा कि राज्य शासन का आदेश अनुच्छेद 73, 162 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने आदेश दिया, ठीक दिया है, उल्लंघन नहीं है। यह संशोधित 7वीं अनुसूची की सूची 3 प्रविष्टि 33 के अंतर्गत समवर्ती अधिकारिता के प्रयोग में लाई जा सकती है। अनुच्छेद 19, 1, 6 तथा 301 के अधीन अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब माननीय न्यायालय ने कहा कि हाँ, प्रतिबंध राज्य सरकार लगा सकती है यदि उन्हें ऐसा लगता है। तो इस प्रकार उन्होंने रीट पिटीशन जो थी वह अस्वीकार कर दी। यहाँ पर जो प्रिंसिपल लेट डाउन अगर हम देखें क्या हुआ, तो नंबर 1, बगैर प्राधिकृत कानून के राज्य या कार्यपालक जनता के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब बगैर प्राधिकृत कानून के राज्य सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसलिए कानून होना जरूरी। कानून के राज्य या कार्यपालक जनता के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सेकेंड कहता है कि भारत में विधि का शासन है, लॉ का शासन है। आवश्यकता होने पर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का प्रतिबंध राज्य सरकार चाहे तो वो या केंद्र सरकार भी लगा सकती है। तो इस प्रकार मैंने आज आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को यह बात समझ में आया होगा। इसके धन्यवाद। थैंक यू।